आज विवेक अस्पताल में खुद को इतना विवश महसूस कर रहे थे क्योंकि उनकी पत्नी नीलम उस छोटे से कस्बे के एकमात्र अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रही थी। वहीं विनीत, उनका 8 वर्षीय पुत्र, आंखों में आंसू भरे बेबस सा अपनी माँ के हाथ को अपने हाथ में लिए बैठा अपनी माँ का चेहरा देख रहा था जो नीरस पड़ा था। विवेक की आंखों के सामने आज सुबह का दृश्य घूम रहा था। गांव के छोटे से घर में कितना प्यारा परिवार था उनका। प्यारी सी पत्नी जो गर्भवती है और चंचल सा बेटा। बहुत खुश थे अपने छोटे से संसार में। विवेक की पत्नी नीलम की एक छोटी सी दुकान थी और विवेक एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। सीमित आय, लेकिन कभी कोई कमी नहीं महसूस हुई। थोड़ी ज़मीन भी थी जो कि किराए पर दी हुई थी। बेटा विनीत स्कूल में पढ़ रहा था, इसलिए फीस भी कम लगती थी। वह बहुत होशियार और हमेशा अव्वल आने वाले बेटे पर उन्हें बड़ा नाज था। 8 साल बाद नीलम फिर से गर्भवती हुई थी। बहुत ध्यान रखते थे विवेक नीलम का। पति, पत्नी और बेटे तीनों की ही चाहत थी कि इस बार उनके घर में एक नन्ही सी गुड़िया आए ताकि उनका परिवार पूरा हो जाए। आज सुबह जब विवेक और विनीत स्कूल के लिए निकलने लगे तो नीलम उन्हें छोड़ने बाहर तक आई। वैसे ये नीलम का रोज का काम था। वो दोनों को बाहर तक छोड़ने आया करती थी। आज बारिश की वजह से घर के सामने थोड़ी फिसलन थी। नीलम ने मुस्कुराते हुए उन्हें विदा किया और खुद अंदर जाने के लिए मुड़ी। तभी धड़ाम की आवाज़ आई और एक जोर की चीख नीलम के मुंह से निकली। विवेक ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा कि उसकी आंखों के सामने ही नीलम का पैर फिसला और वो सीधे आंगन में गिरी। जितनी देर में विवेक उसे उठाने की कोशिश करते, नीलम का सर से खून निकलने से आंगन लाल हो चुका था। आवाज़ सुन के विनीत भी भागता हुआ आया और माँ की हालत देखकर बहुत घबरा गया। विवेक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अस्पताल करीब 50 किलोमीटर दूर कस्बे में था। किसी तरह गांव के एकमात्र ट्रैक्टर में लिटा के पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया। वहां की नर्स ने सिर पर एक पट्टी बांधी और एक सुई लगाकर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाने को कहा। करीब 2-2.5 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुंचे। तब तक नीलम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। खून लगातार बह रहा था। नीलम बेहोश थी। गिरने की वजह से उसका रक्तस्राव भी शुरू हो चुका था। डॉक्टर ने देखा और देखते ही जवाब दे दिया था, हाँ, यहाँ उचित चिकित्सा सुविधाएं नहीं हैं और मरीज को लाने में देरी के चलते कुछ कर पाना मुश्किल है। आप इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाइए। डॉक्टर साहब, कुछ थोड़ा बहुत दवा दारू तो कर दीजिए ताकि ये दूसरे अस्पताल तक पहुँचें तो जाएं। देखिए, आप यहाँ इनको जितनी देर रखेंगे उतना ही इनका समय कम होता चला जाएगा। मैं आपकी बात समझता हूँ डॉक्टर साहब, परंतु कुछ इतना तो कर दीजिए कि इनका खून रुक जाए। देखिए, लगातार इनके सर से खून बहता जा रहा है और शायद गिरने की वजह से इनका मिसकैरेज हो चुका है। प्लीज़ एक बार चेक तो कर लीजिए। विवेक के बार बार मिन्नतें करने पर डॉक्टर ने नीलम को इमरजेंसी के रूप में देखा और कुछ इंजेक्शन दिए ताकि खून रुक जाए और उसके सिर पर दोबारा से पट्टी की। नर्स ने देखते हुए कहा, सर, इनका मिसकैरेज हो चुका है, इनकी डीएनसी करानी पड़ेगी। काश मेरे पास कुछ और पैसे होते या मेरे पास एक गाड़ी होती तो मैं नीलम को जल्दी ला पाता। मेरे घर के आगे पक्की सड़क होती तो शायद यह दुर्घटना नहीं हुई होती। विवेक बार बार खुद को दोषी मान रहे थे कि उन्होंने अपने परिवार के लिए शायद पर्याप्त सुविधाएं नहीं की। वहीं विनीत अपनी गीली आंखों से देख रहा था कि डॉक्टर किस तरह उसकी मां को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि काश हॉस्पिटल उसके गांव में होता। 2 घंटों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार नीलम ने हार मान ली और हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। विवेक और विनीत एक दूसरे का हाथ थाम के रोते रहे। कहाँ तो वे एक नन्हे से मेहमान के आने का इंतजार कर रहे थे और अपने पूरे परिवार को संपूर्ण होते देखना चाहते थे, और कहाँ उनका हंसता खेलता परिवार ही बिखर गया था। कुछ दिनों तक दुख और फिर एक आक्रोश में आकर विवेक ने एक फैसला लिया। अपनी दुकान और ज़मीन बेचकर घर में ताला लगाकर
जब विवेक ने गांव से बाहर कदम रखा तो उन्होंने नीलम से एक वादा किया। नीलम, जिस अभाव की वजह से मुझे तुम्हें खोना पड़ा, मैं वादा करता हूँ कि वो अभाव मैं अपने बेटे को नहीं होने दूंगा। मैं सब छोड़ के शहर चला जाऊंगा और सारी सुख सुविधा तुम्हारे बेटे के लिए उपलब्ध कराऊंगा। अब कभी मैं गांव वापस नहीं आऊंगा। उन्हें नहीं पता था कि उनका हाथ थामे उनके बेटे ने भी एक वादा किया। माँ, जिस तरह इलाज के अभाव में मुझे तुम्हें और मेरी अजन्मी बहन को खोना पड़ा, मैं कोशिश करूँगा कि औरों को यह दिन ना देखना पड़े। मैं वादा करता हूँ कि मैं गांव में इलाज उपलब्ध कराऊँगा। मैं फिर गांव जरूर आऊँगा। अपने अपने वादे के साथ दोनों पिता पुत्र जीवन के सफ़र पर निकल पड़े। जिंदगी का नया सफ़र शुरू करने के लिए विवेक ने विनीत को लेकर जयपुर चला आया। एक कमरा किराए पर लेकर छोटी सी गृहस्थी दोबारा बसाई। जो थोड़े पैसे थे उससे एक छोटा सा धागे का व्यापार शुरू किया। विवेक की मेहनत और बुद्धि के बल से कहो या भाग्य लक्ष्मी की कृपा से 2-3 वर्षों में ही व्यापार फलने फूलने लगा और अब विवेक ने कपड़ों का व्यापार भी शुरू कर लिया। एक कमरे के मकान से एक किराए का फ्लैट में उनकी गृहस्थी पहुंची। विनीत का गांव के एक सरकारी स्कूल से जयपुर के बड़े स्कूल में दाखिला हो गया। पढ़ने में तो वो पहले से ही मेधावी था, अब उसे और संवरने का मौका मिला। विवेक ने पैसे कमाने की धुन में रात दिन एक करना शुरू कर दिया। विवेक का व्यापार एक शहर से दूसरे शहर में बढ़ता गया और विनीत शिक्षा के नए आयाम छूता चला गया। लेकिन दोनों अपने अपने सपने पूरे करने के चक्कर में इस कदर लग गए कि उनके बीच दूरी बढ़ती गई। जयपुर आए उन्हें 8 वर्ष हो गए थे। किराए के मकान से खुद का मकान बनना शुरू हो गया था। मकान क्या, एक बड़ी सी कोठी बनने जा रही थी और साथ ही विनीत 12वीं के साथ साथ मेडिकल की तैयारी भी कर रहा था, क्योंकि उसका सपना था कि वह इलाज के अभाव में उसकी माँ उससे दूर हुई, उसे वह अभाव जो दूर करना था, इसलिए वह जी तोड़ मेहनत करके मेडिकल की तैयारी कर रहा था। साल बीतते 12वीं के साथ ही उसने MBBS में प्रवेश मिल गया। जयपुर के ही मेडिकल कॉलेज से उसने MBBS करना शुरू किया। 1 साल के अंदर विवेक की शहर के नामी इलाके में अब एक बड़ी सी कोठी बनकर तैयार हो चुकी थी, जिसमें अनेकों कमरे, कई नौकर चाकर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ था। कुछ नहीं था तो वह पुराना प्यारा सा समय, वो अपनापन और वो साथ। विवेक जी तोड़ मेहनत कर रहा था अपने कारोबार को बढ़ाने में। इसी के चलते वह काफ़ी समय घर से बाहर भी रहता था और इधर विनीत अपने कॉलेज, अपनी पढ़ाई और अपने दोस्तों में मगन। कई दिनों तक दोनों की मुलाकात तक नहीं होती। 15 वर्ष गुजर चुके थे। आज विनीत एक डॉक्टर बन चुका था, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट। विवेक आज बहुत खुश थे, बहुत गर्व था उन्हें विनीत पर। आज शाम विनीत को एक खास तोहफा देने वाले थे। जयपुर के एक बड़े इलाके में उन्होंने नर्सिंग होम बनाने के लिए एक ज़मीन खरीदी थी। विनीत जब घर पहुंचा तो इतने दिनों बाद पिता को घर में इंतजार करते देख उसकी आंखों में नमी आ गई। विवेक ने जब उसे गले से लगाया तो दोनों आंसू रोक ना सके। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। बड़े दिनों बाद पिता पुत्र ने साथ खाना खाया। उसके बाद विवेक ने कहा, विनीत बेटे, तुमने आज जो मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया, आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवाती, घर में पूजा रखवाती, हवन करवाती और ना जाने क्या क्या करती। बेटा, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा, कहकर उन्होंने नर्सिंग होम का नक्शा मेज पर फैला दिया। देखो, मैंने यह बनवाया है, तुम्हें इसमें जो भी कुछ बदलाव करने हों तो बता दो। पापा, मैं यह नहीं कर सकता। मैं जयपुर में परमानेंट प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। जयपुर में नहीं तो फिर क्या तुम विदेश जाना चाहते हो? चिंता मत करो, मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा। नहीं पापा, मैं विदेश नहीं, मैं अपने गांव वापस जाना चाहता हूँ, वहीं पर प्रैक्टिस भी कर लूँगा। गांव? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मृदुभाषी विवेक उत्तेजित हो उठे। उन्हें तो जैसे झटका लगा। गांव में क्यों जाओगे? वहाँ क्या है? गांव ने हमें दिया ही क्या है दुख के सिवा? गांव ने क्या दिया है मैं नहीं जानता, पर मैं ज़रूर वहाँ कुछ देना चाहता हूँ। केवल वहीं नहीं, उसके आसपास के इलाके में भी। मैंने एक संस्था से बात की है, वही मुझे मदद करेंगे। विनीत, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा परिवार भी उसी दुख और कष्ट से गुजरे जिससे हम गुजरे हैं। मैं इतने सालों से यही लक्ष्य लेके रात दिन एक कर रहा हूँ।
मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को उस कष्ट में हरगिज नहीं जाने दूंगा। गांव के नाम से ही मेरा दिल रोता है बेटा। ऐसी भी कुछ खो दिया मैंने। पापा, मेरा लक्ष्य कुछ और है और उसके बीच में मैं परिवार जैसी कोई चीज़ नहीं लाना चाहता। गुस्से में लगभग चीखते हुए विवेक ने कहा, तुम्हें कुछ अंदेशा भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? परिवार जैसी कोई चीज़ नहीं लाना चाहता मतलब? यही कि मैं अपना जीवन अपने लक्ष्य के साथ बिताना चाहता हूँ, शादी करके खुद को बांधना नहीं चाहता। विनीत, पहले ही तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने की बात कर रहे हो, ऊपर से यह बचकानी जिद। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं पापा, मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है। मैं इस बेतुकी जिद में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं कल ही रवाना हो रहा हूँ, कहकर विनीत अपने कमरे की ओर चल दिया। विवेक जैसे सभी कुछ हार गए हों, वो धड़ाम से सोफे पर गिर पड़े। जिंदगी के सफ़र में दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके थे। सुबह होते ही विनीत कुछ ज़रूरी सामान लेके अपनी बाइक पर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गया। करीब 6-7 घंटों का सफ़र तय करके शाम को वह अपने गांव पहुंचा। 15 सालों में काफ़ी कुछ बदल गया था। उसे देखकर अच्छा लगा कि कुछ सड़कें पक्की थीं, कुछ घर भी बड़े और पक्के हो गए थे। उसके पुराने स्कूल की इमारत टूटी सी पड़ी थी, पर एक नया स्कूल भी खुल गया था। थोड़ा ढूंढते हुए वह अपने पुराने घर के सामने पहुंचा। घर टूटा फूटा सा पड़ा था। गांव के इस हिस्से में शायद अब कोई रहता नहीं था। विनीत की आंखों से आंसू निकलने लगे और उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। आज उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। कुछ देर वहाँ रुक कर वो आगे बढ़ा। वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक खेत पर के बीचों बीच एक छोटा सा घर था, जो कि उसकी मंजिल थी। जयपुर के स्कूल के उसके पुराने दोस्त सावन के दादा का घर था, जो कई सालों से खाली पड़ा था। विनीत के गांव आने की बात सुनकर उसने कहा कि वो इस घर में रहे और यहाँ से अपने नए जीवन की शुरुआत करे। विनीत ने जब उससे किराया देने की बात करी तो उसने ऐसे लात घूंसा और गालियाँ दी कि तूने मेरी दोस्ती का यही सिला दिया, और 2 दिन तक बात ही नहीं की। हार कर विनीत को मानना ही पड़ा। सावन की हरकत सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहाँ एक बूढ़ा चौकीदार और उसका परिवार घर के एक हिस्से में रहते थे। निचली मंजिल में एक बड़ा बरामदा, एक हॉल और एक कमरा था। बरामदे से सीढ़ियाँ ऊपर गई थीं। ऊपरी मंजिल पर एक बड़ा बेडरूम था, जिसमें पुराने डिजाइन का एक विशाल पलंग, एक आदमकद शीशा और एक ड्रेसिंग टेबल, 2 बड़ी बड़ी अलमारी, अटैच बाथरूम भी था। विनीत को हंसी आ गई कि वो अकेली जान इतने बड़े कमरे का क्या करेगा। एक बैठक भी थी, जहाँ केवल 2 कुर्सियाँ थीं। रसोई में बर्तन तो नहीं थे, लेकिन चालू हालत में एक पुराना फ्रिज था और एक गैस चूल्हा। कुल मिलाकर विनीत के लिए जो सामान था वो काफ़ी था। चौकीदार मातादीन ने कहा कि उसकी पत्नी और बहू घर की सफाई और खाना बनाने का काम संभाल लेंगे। रात उन्हीं ने खाना दिया और विनीत खाकर सो गया। अगली सुबह उसके नए जीवन की शुरुआत थी। जिस संस्था के साथ वह जुड़ा था, वे उसे एक मासिक तनख्वाह दे रहे थे और साथ ही जरूरी दवाइयाँ आदि भी। पैसे थोड़े ही थे, लेकिन उसके अकेले के गुजारे के लिए काफ़ी थे। विनीत ने नीचे के बरामदे को दवाखाना बना दिया, जहां वो शाम तक मरीज देखता रहता। सुबह वो बाइक लेके हर रोज एक गांव में जाता और वहां के मरीज देखता। आसपास के कई गांव में अब वो रोज जाने लगा था। हर गांव के सरपंच और बाकी शिक्षित लोगों के पास उसने अपना मोबाइल नंबर दे रखा था, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे बुलाया जा सके। रात को वह अपनी पसंद की किताबें पढ़ता या अपनी पसंद के गाने सुनता। विनीत की जिंदगी का सफ़र वैसे ही चल रहा था जैसे उसने कल्पना की थी। 2 साल बीत चुके थे। विनीत जयपुर 4-6 महीनों में एक आध बार जाता। शुरू में तो विवेक ने उससे बातचीत नहीं की, परंतु धीरे धीरे जब विवेक से सामना होता तो बस हालचाल पूछ लेता। विवेक ने एक बार और शादी के बारे में बात की तो विनीत नाराज होकर वापस चला आया। एक दिन विनीत के पास विवेक के मैनेजर का फ़ोन आया और उसने कहा कि विवेक ने उसे अगले दिन बहुत ज़रूरी बुलाया है। विनीत अगले दिन इस आशंका में भागा भागा गया कि कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो गई हो। भले बाप बेटे में लाख मनमुटाव हो,
पर एक दूसरे की फिक्र जरूर रहती थी। जब वो घर पहुंचा तो पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। अंदर पहुंचा तो घर मेहमानों से भरा हुआ था। उसे देखते ही विवेक ने कहा, आ गए बेटा, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। विनीत अपने कमरे में गया तो एक शानदार शेरवानी रखी हुई थी। विनीत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पापा किस बात की पार्टी दे रहे हैं। खैर जो भी हो, नीचे चलकर पता चल ही जाएगा। विनीत तैयार होकर नीचे आया तो किसी ने कहा, भाई वाह, दूल्हा हो तो ऐसा, बिल्कुल हीरो लग रहा है। विनीत को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। पापा, यह सब क्या है? विनीत, तुम्हारी आज शादी है। यह क्या मजाक है पापा? मजाक नहीं, हकीकत है। देखो बेटा, यहाँ चारों तरफ मेहमान हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना कि मेरी इतने सालों की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। पापा आप। इसके पहले कि वह कुछ कह पाता, आस पड़ोस की औरतें उसे लगभग खींचते हुए ले गईं। आंगन में मंडप बना था, वहां उसे बिठा दिया गया। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। विनीत को जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। गुस्सा, दुख और विस्मय मिला के उसका अजीब हाल था। वह गुस्से में घूरता हुआ विवेक को देख रहा था। थोड़ी देर में लाल साड़ी में लिपटी दुल्हन उसके पास ला के बिठा दी गई। शादी की रस्में होती गईं और विनीत जैसे यंत्रवत सा सब करता चला गया। शादी संपन्न होने के बाद उसे और उस लाल पोटली को एक जगह बिठाने के बाद मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। सब लोगों के जाने के बाद विवेक आए और बोले, जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन यकीन मानो मैंने तुम्हारी भलाई के लिए ही ऐसा किया है। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। आप शादी करवाना चाहते थे, हो गई ना शादी। विनीत की आंखें अंगारे बरसा रही थीं। अब ना मुझे आपसे वास्ता है, ना इस शादी से। विनीत ने गले से खींच के फूलों की माला तोड़ दी और उन्हीं कपड़ों में घर से निकल गया। गांव वापस पहुंचने के बाद उसने खुद को काम में पूरी तरह झोंक दिया। ना तो उसे नहाने खाने की सुध, ना ही सोने की। रात दिन वो जैसे अपना गुस्सा भूलने की कोशिश में पागल सा हो गया था। 1 महीना हो चुका था। एक शाम जब वह मरीजों को देख रहा था तो एक बड़ी सी गाड़ी आके रुकी। उसने देखा कि विवेक गाड़ी से उतरे। विनीत ने गुस्से में आकर धीरे से कहा कि कहीं मरीज सुन ना लें। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी अमानत छोड़ने आया हूँ। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसमें से एक दुबली पतली सी लड़की उतरी। ड्राइवर ने डिग्गी से 2 बैग भी निकाल के रख दिए। इसे आप यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने आपसे कहा था कि मेरा इस रिश्ते से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरे पास तुम्हारी अमानत है। मैं इसे यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। तुम रखो, फेंक दो, मारो, जो भी करो तुम्हारी मर्जी। ना तो यह इस घर में घुस सकती है और ना ही मेरी जिंदगी में। विनीत और कुछ कहता इससे पहले विवेक अपनी गाड़ी में बैठा और चल दिया। विनीत गुस्से में घर के अंदर घुसा और दरवाज़ा बंद कर लिया। विनीत की पत्नी वहीं बाहर अपने सामान के साथ बैठी रही। सभी मरीज जा चुके थे। करीब 3 घंटे बीत गए। शाम हो गई थी। विनीत अपने कमरे में गुस्से से चहलकदमी कर रहा था। उसने यूं ही बाहर खिड़की से देखा तो पाया कि वो लड़की दालान में बैठी थी। अपने आंचल को वो कस कर लपेट रही थी, शायद ठंड से बचने के लिए। एक पल को विनीत का दिल पिघल आया। इस बेचारी का क्या दोष? मैं यह क्या कर रहा हूँ? एक अकेली लड़की को रात में बाहर छोड़ दिया। उसने काकी, चौकीदार की पत्नी, को आवाज़ लगाई और बोला कि उस लड़की को लाके कमरे में सुला दे। वह एक चादर और तकिया लेके नीचे आया। बाहर का दरवाज़ा खोल के वह अपने क्लिनिक में जाके सो गया। सुबह उठकर जब वो ऊपर आया तो देखा वो लड़की नीचे ज़मीन से बिस्तर उठा रही है। विनीत को देखकर वो चुपचाप उठ खड़ी हुई। विनीत ने एक नज़र डाली। दुबली पतली सांवली सी लड़की, चेहरे में आकर्षक भी उसकी सबसे बड़ी बड़ी आँखें, बोलती हुई सी आँखें। आश्चर्य की बात कि वो कहीं से भी डरी सहमी नहीं लगी, बल्कि जीवंत, मानो उसे देखकर मुस्कुरा रही हों वो आँखें। विनीत एक पल को ठिठक गया, फिर चुपचाप बाथरूम में घुस गया। बाहर आया तो वो कमरे में नहीं थी। विनीत रोज की तरह नाश्ता करके निकल गया। शाम को आया, चुपचाप खाना खा के अपनी चादर लेके नीचे चला गया। इसी तरह 5 दिन बीत गए। वह ज़्यादातर उसके सामने नहीं आती थी और जब भी दिखती उसकी बोलती हुई बड़ी बड़ी आँखें बस मुस्कुराकर उसका अभिवादन कर देती। एक शाम को वो किसी घर में मरीज देख रहा था
कि गांव के सरपंच का फ़ोन आया। डॉक्टर साहब, मेरा पोता पेड़ से गिर गया है, पैर में चोट लगी है। मैं बस आपके दवाखाने पहुंच रहा हूं। ठीक है, आप पहुंच जाइए। मैं जहां हूं वहां से करीब पौन घंटा लग जाएगा। मैं बस निकल रहा हूं। बाइक भगाते हुए वह जल्दी से क्लिनिक पहुंचा। देखा तो विनीत की पत्नी बच्चे से बहुत प्यार से बातें कर रही है। विनीत को देखकर उसने कहा, खून काफ़ी बह रहा था और आपको देर हो रही थी, इसीलिए मैंने स्टिचेस लगा दिए हैं, इंजेक्शन भी दे दिया है और पेन किलर भी। अब आप देख लीजिए। इतना सुनते ही विनीत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो लगभग चिल्लाते हुए सा बोला, ये तुम्हारा चूल्हा चौका नहीं है जो आपको देर हो गई थी तो मैंने कर दिया। तुम्हें पता भी है घाव को साफ करके पट्टी बांधी जाती है, वरना इन्फेक्शन हो सकता है। और कोई कपड़े नहीं हैं जो स्टिचेस लगा दिए। तुम्हें पता भी है बिना जानकारी के दवा देना किसी के लिए कितना घातक हो सकता है। इससे किसी की जान भी जा सकती है। विनीत बस लगातार सुनाए जा रहा था। इतने में सरपंच साहब बोले, अरे डॉक्टर साहब, आप मैडम पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? इन्होंने घाव को अच्छे से साफ करके टाँके लगाए हैं और पट्टी बांधी है। और ये देखो, ये दवाइयाँ दी हैं, ये आप देख लो सही है या नहीं। वैसे देखो, बच्चा पहले दर्द से करा रहा था और अब बिल्कुल शांत है, तो हमें तो लगता है कि इन्होंने सही ही दवा दी है। डॉक्टर साहब, दवा देखकर चेक करके बताओ कहीं गलत तो नहीं है। वैसे बिना जानकारी के इन्हें ऐसे दवा नहीं देनी चाहिए थी। विनीत ने तुरंत इंजेक्शन का खाली शीशी उठाकर देखी, ये तो सही है। फिर बच्चे की पट्टी खोलकर देखा तो पाया स्टिचेस भी सही लगे हुए हैं। अब विनीत को शक हुआ कि कोई पहली बार में इतने सही स्टिचेस कैसे लगा सकता है। ये तो प्रोफेशनल डॉक्टर ही कर सकता है। विनीत ने अपनी पत्नी की तरफ देखा, वो खड़ी मुस्कुरा कर देख रही थी। उसके बाद वो अंदर चली गई। विनीत फिर हतप्रभ सा खड़ा रह गया। फिर सामने लोगों को देखकर उसने दोबारा बच्चे को चेक किया और प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। डॉक्टर, बहू ने बहुत मदद की, सब जल्दी जल्दी हो गया। ये आपके लिए खेत से कुछ सब्जियां लाया हूँ, सरपंच जी ने कहा। अक्सर ही लोग इसी तरह सब्जी, फल इत्यादि दे जाया करते थे। उनके चले जाने के बाद वो भागता हुआ अपने कमरे में आया। वो अपने कपड़े तय कर रही थी। आप डॉक्टर हैं? जी हाँ, एमडी मेडिसिन। कहिए तो डिग्री दिखाऊं? उसने हंसते हुए कहा। आपने बताया नहीं, आपने पूछा नहीं। मुझे पता नहीं था कि आप डॉक्टर हैं। आपको तो मेरा नाम भी नहीं पता, तो पेशा कैसे पता होगा? कहकर वो बाहर जाने लगे। आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने अभी तक पूछा ही नहीं। उसके कहने का ढंग इतना सहज था कि बरबस ही विनीत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? आई एम डॉक्टर विधि, कह के उसने अपना हाथ विनीत की ओर हैंडशेक के लिए बढ़ा दिया। हाय, आई एम डॉक्टर विधि। हेलो डॉक्टर विनीत। कुछ पल की खामोशी। अगर हैंडशेक हो गया हो तो आप हाथ छोड़ सकते हैं, विधि ने मुस्कुराते हुए कहा। विनीत ने हड़बड़ाकर हाथ छोड़ा। काकी की आवाज़ ने उसे जैसे बचा लिया। भैया जी, खाना लगा दिया है, विनीत ने कहा। डॉक्टर विधि, सॉरी, मुझे आपसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने पेशेंट को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता हूँ, तो मुझे टेंशन हो गई। इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। खाना खा लीजिए, खाना लग चुका है। रसोई के सामने बरामदे में एक टेबल और कुर्सी की व्यवस्था थी। विनीत उधर जाने लगता है पर विधि वहीं रुक जाती है। आप नहीं खाएंगी क्या? खा लूँगी। आप मुझे सामने देखना पसंद नहीं करते, इसीलिए रसोई में ही खा लेती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज़ खाना ले आइए। दोनों वहाँ जाते हैं। विधि चुपचाप खाना ले आई और दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। विनीत ने खाते हुए पूछा, मुझे समझ नहीं आया, आप तो पढ़ी लिखी लड़की हैं, फिर आपकी ज़बरदस्ती शादी क्यों कराई गई? किसने कहा कि मेरी ज़बरदस्ती शादी हुई? मतलब आपके माता पिता को मंजूर था? मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरे फैसले मैं खुद ही करती हूँ, विधि ने आहिस्ता से कहा। ओह, आई एम सॉरी। फिर क्या पापा ने आप पर कोई दबाव बनाया? आप तो मुझे जानती भी नहीं। इस ग्रामीण इलाके में मैं रहता हूँ और क्या करता हूँ आपको पता था। खाते समय इतने सवाल। कहानी थोड़ी लंबी है, किसी दिन फुर्सत से बताऊंगी। उफ, फिर वही शरारत भरी मुस्कुराहट और हंसती हुई आंखें।
विनीत ने सिर को ऐसे झटका मानो खुद को नींद से जगा रहा हो। काकी सामने एक और कटोरी रख गईं। क्या बात है काकी, खीर? आज तक तो तुमने कभी खीर नहीं बनाई। भैया जी, आज बहू जी ने पहली रसोई बनाई है तो मीठे से शुरुआत करते हैं। विनीत ने चुपचाप खीर खत्म की और धीरे से कहा, खीर बहुत अच्छी बनी थी। मुंह हाथ धो के जब वो कमरे में आया तो देखा विधि नीचे अपना बिस्तर बिछा रही है। आप पलंग पर क्यों नहीं सोती? मैं तो वैसे भी नीचे क्लिनिक में सो रहा हूँ। वहाँ तो ठीक से हिलने की भी जगह नहीं है। आप यहाँ पलंग पर सो जाइए, मैं नीचे ठीक हूँ, मुझे आदत है। पर एक शर्त पर। प्लीज़ आप इस शादी के रहस्य से पर्दा उठाएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विधि अपने बिस्तर पर बैठते हुए बोली, मेरी कहानी भी कुछ कुछ आप जैसी ही है। मेरे पिता कलकत्ते में एक सफल व्यापारी थे। हमारा संयुक्त परिवार था। मेरे 2 चाचा और पापा मिलके बिजनेस संभालते थे। माँ और दोनों चाची घर को। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान थी। बहुत लाड़ प्यार मिलता था मुझे बचपन से ही। मुझे डॉक्टर बनने की धुन सवार थी। स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती और पापा सबको बताते कि मेरी बेटी ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो चल बसे। तब मैं 15 साल की थी। पापा के जाते ही दोनों चाचा ने हमें जायदाद से बेदखल कर दिया। माँ बहुत रोईं, गिड़गिड़ाईं, पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि माँ के जेवर भी नहीं। माँ के मायके में भी कोई ऐसा नहीं था जो हमारी मदद कर सके। माँ के पास बस कुछ हजार रुपए थे और पहने हुए 2-4 जेवर। माँ बस मुझे लेके जयपुर आ गईं। 20 कमरों के शानदार बंगले से हम एक छोटे से किराए के कमरे में आ गए। माँ का बस एक ही सपना था कि मेरा सपना साकार हो। माँ कुछ सिलाई कटाई का काम करती और मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन देती। उसी से मेरे स्कूल की फीस भरी जाती और किसी तरह हमारा गुजारा चलता। माँ अंदर से बहुत टूट सी गई थीं। विधि की आंखें नम हो गई थीं। उन मुस्कुराती आंखों में नमी विनीत को पता नहीं क्यों बहुत बेचैन कर रही थी। धीरे से आंसुओं को पोंछकर विधि ने कहा, जब मेरा मेडिकल में चयन हो गया, माँ बहुत खुश थी। मैंने कुछ स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था। उसमें से एक आपके पापा का ट्रस्ट भी था और मुझे वहाँ से हर महीने की स्कॉलरशिप मिल रही थी। सब कुछ मिला के कॉलेज की फ़ीस और हमारा गुजारा चल रहा था। इस बीच माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी। कॉलेज में भी कुछ डॉक्टरों ने मदद की, लेकिन माँ को बचा नहीं पाए। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी, लेकिन मैंने तय किया था कि मैं हार नहीं मानूंगी। मुझे पापा और मम्मा के साथ देखा सपना पूरा करना था। मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनके लोगों की मदद करने को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लूँगी। विनीत को आश्चर्य से अपनी ओर देखते हुए पाकर विधि ने मुस्कुराकर कहा, अकेले आपने महान बनने का सर्टिफिकेट नहीं ले रखा है डॉक्टर विनीत। कुछ और भी लोग हैं जो आप जैसा सोच सकते हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन आप पापा से कैसे मिली? किसी तरह MBBS होने के बाद इंटर्नशिप शुरू हुई तो कुछ पैसे आने लगे और मेरा गुजारा चल जाता था। जब MD के लिए दाखिला हुआ तो एक बार में एडमिशन की फ़ीस देनी पड़ती है। कुछ मेरी जमा पूंजी और कुछ उधार लेके ज़्यादातर पैसे का इंतज़ाम हो गया, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। मैंने स्कॉलरशिप ट्रस्ट में अर्जी दी कि मुझे कुछ अग्रिम पैसे मिल जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैं उनके दफ्तर गई और उनसे विनती की, लेकिन जो यह देख रहा था उसने कहा कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता वो कुछ नहीं कर सकता। मैंने थोड़े गुस्से में दंदनाती हुई सीधे ट्रस्ट के कर्ता के कमरे में घुस गई। यह मेरी पापा से पहली मुलाकात थी। वो पहले मुझे देखकर थोड़े नाराज़ हुए, पर उन्होंने मेरी बात सुनी और अपने कर्मचारी को बुलाकर मुझे एडवांस देने को बोला। फिर उन्होंने मुझे एक बड़ी रकम का चेक भी दिया। मैंने कहा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं उधार समझकर रख लूं। जब मेरी प्रैक्टिस जम जाएगी तब सूद सहित वापस कर दूं। मैंने उनसे कहा कि सर, इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि मैं गांव में काम करना चाहती हूं। इतना सुनते ही उनकी आंख से आंसू बहकर निकलने लगे। तब मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन अब मैं जानती हूं कि वो आपको याद करके रोए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि फिर इसे मैं एक पिता का अपनी बेटी को तोहफा समझकर रखूं। उस दिन मुझे अपने पापा की बहुत याद आई। मैंने उनसे कहा कि सर, तो फिर यह मेरी अमानत रही। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे ले लूँगी। उन्होंने हंसकर कहा कि एक शर्त पर, कि तुम मुझे हर महीने अपनी
पढ़ाई के बारे में बताओगी। यह सब सुनने के बाद विनीत का दिल अपने पिता के लिए भर आया। कितना दुख दिया है उसने अपने पिता को। विधि ने आगे कहा, फिर हर महीने में उनसे मिलने आती और हमारे बीच अपनापन बढ़ता गया। मैं उनमें अपने पिता को ढूंढती और वो मुझ में आपको। मेरी पढ़ाई जिस दिन खत्म हुई उस दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया। उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मैं इस घर में सच में एक बेटी बनकर आ सकती हूँ। फिर उन्होंने आपके बारे में बताया और कहा कि क्या मैं आपसे शादी करके हमेशा के लिए इस घर से जुड़ सकती हूँ। मुझे उन्होंने यह भी बताया कि आप शादी नहीं करना चाहते हैं और शादी के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। विनीत, आपके पिता आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। शादी के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने कहा था। देखिए, शायद उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आपका उनसे दूर जाना उन्हें खाए जा रहा है। बुरा मत मानिए, पर आपको उनसे ठंडे दिमाग से बात करनी चाहिए। आप चाहें तो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल सकते हैं। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगी। इसके बाद विधि ने मुस्कुराकर कहा कि हम दोनों का लक्ष्य एक ही है। आप चाहें तो मुझे अपनी पत्नी ना मानकर अपना सहकर्मी और दोस्त मान सकते हैं। विनीत ने कहा, विधि, आप सच में बहुत समझदार हैं और आपने जिस तरह पापा को समझा और संभाला, मैं आपका हमेशा कर्जदार रहूँगा। मैंने सच में बहुत बड़ी गलती करी है। मैं कल सुबह ही पापा से बात करूँगा। आप सही मायने में दोस्त हैं। आपने मुझे सही आईना दिखाया है। फिर उसने घड़ी देखी। रात के 1 बज रहे थे। काफ़ी रात हो गई है, आप सो जाइए। कल मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा और सब गाँव में पहचान करा दूंगा। खासकर महिलाओं को आपके आने से बहुत फ़ायदा होगा। सोते हुए विनीत को लगा कि उसके मन से एक भारी बोझ हट गया है, पर अब दिल में एक अजीब सी गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी थी। अगले दिन सुबह उठते ही विनीत ने अपने पापा को फ़ोन मिलाया। फ़ोन की घंटी बजते ही विवेक ने देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। विनीत का फ़ोन, वो भी इतनी सुबह। सब ठीक तो है ना? आशंकित मन से उन्होंने फ़ोन उठाया। हेलो पापा। पापा, आई मिस यू। कुछ पल दोनों तरफ चुप्पी छाई रही और दोनों तरफ आंसुओं की नमी थी। विनीत ने फिर कहा, आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है ना? नहीं बेटा, मैंने ही कुछ ज़्यादा ही ज्यादती की है तुम्हारे साथ। मैं ही तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाया। पापा, मैं जल्दी ही आपसे मिलने आऊँगा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, कुछ दिनों में ही मैं वहाँ आता हूँ। दरअसल तुमसे एक ज़रूरी बात करना चाह रहा था कई दिनों से। तो आइए ना जल्दी से, आपको यहाँ आकर अच्छा लगेगा। हाँ, जल्दी ही आता हूँ। और तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, आप आएंगे तो आपको सब बताऊँगा। ठीक है, विधि को मेरा प्यार देना और तुम दोनों हमेशा खुश रहना। आप अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी ही मिलते हैं। फ़ोन रख के विनीत पीछे मुड़ा तो विधि खड़ी मुस्कुरा रही थी। विनीत ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मैंने अपने पापा को फिर से पा लिया। थैंक यू। चलिए, अब आपके थैंक यू का कोटा ख़त्म हो गया हो तो नाश्ता कर लें। जी चलिए। रोज़ सुबह नाश्ते में विनीत चाय के साथ कभी ब्रेड तो कभी बिस्किट खाकर चला जाता था। सुबह काकी के पास समय नहीं होता था। वो दिन में आकर सफाई करती थी और रात को खाना बनाती थी। देखा तो ब्रेड, अंडे, फल और साथ में सूजी का हलवा। इतना सारा सामान कहाँ से आया? आपके पेशेंट आपको फल, सब्जी, अंडे सब दे जाते हैं अपने खेत और फार्म से। वो सभी यहाँ रसोई में रखे रखे ही खराब हो जाते हैं। काकी या तो उन्हें फेंक देती हैं या अपने घर ले जाती हैं। मैंने सोचा कुछ इस्तेमाल ही कर लूँ। बढ़िया है, सूजी का हलवा तो मेरा मनपसंद है। आपको कैसे? ओह, भूल गया था, आपके पास तो मेरा पूरा एनसाइक्लोपीडिया है। दोनों हंस देते हैं। आप लंच कहाँ करते हैं? कहीं नहीं। मतलब? सुबह 2 बिस्किट खा के आपका सारा दिन कट जाता है। जहाँ जाता हूँ कोई चाय पिला देता है, कभी कोई फल खिला देता है, बस मेरा काम चल जाता है। मुझे तो बाबा भूख लगती है, मैं ऐसे नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, वहाँ रास्ते में कई ढाबे हैं, हम वहाँ खाना खा लेंगे। विनीत ने हंसकर कहा। हाँ, आज तो वहीं खा लेंगे, कल से कुछ और करना पड़ेगा। अब रोज़ तो ऐसे बाहर का खाना नहीं खा सकते। चलें? जी चलिए। दोनों बाइक पर अपने राउंड के लिए निकल गए। गांव की ऊंची नीची रास्तों पर बाइक उछल रही थी।
विधि ने गिरने से बचने के लिए विनीत की कमर और कंधे पर हाथ रखा तो विनीत को लगा कि उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई है। विनीत ने अपने आप को संभाला। सारा दिन अच्छा बीता। विधि बहुत सी महिलाओं से मिली, कुछ तो खुद इलाज के लिए आगे ही नहीं आना चाहती थीं। उसने बड़े सब्र से उन्हें समझाया। दोपहर को दोनों ने ढाबे में खाना खाया। आज विनीत को सच में ऐसा लगा कि जैसे पहली बार कोई दोस्त मिला हो। बहुत दिनों बाद उसके रूखे से जीवन क्रम में मानो बारिश की हल्की बूंदें बरसी हों। दोनों अब साथ जाते, हर गांव में इलाज करते। शाम को क्लिनिक में जो मरीज आते उन्हें देखते, जो खाली समय मिलता दोनों दुनिया जहान की बातें करते। विधि कुछ बच्चियों को शाम को पढ़ाई में भी मदद करती। उसे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता। चौकीदार की पोती माया तो एकदम विधि की परछाई बन गई थी। एक दिन भाभी भाभी कह के रात दिन भाभी भाभी कह के आगे पीछे घूमती। विधि भी उसी संस्था के एक साथ जुड़ गई जिसमें विनीत जुड़ा था। एक दिन विनीत ने हंसते हुए कहा, यार बच्चे तुमसे इतना कैसे हिल मिल जाते हैं। मैं जब चेक करता हूँ तो रोते हैं और जब तुम हैंडल करती हो तो चुप हो जाते हैं। अरे ऐसे जंगली जैसे शक्ल बना के रखोगे तो बच्चे तो क्या बड़े भी आपके पास नहीं आएंगे। अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए विनीत ने कहा, क्यों, यह तो बढ़िया लुक है, एकदम मॉडल टाइप। मॉडल? एकदम जंगली। अच्छी खासी शक्ल है पर पता नहीं क्या कर रखा है। लगता है कि बीबी छोड़ के भाग गई है। उसके कहने का ढंग कुछ ऐसा था कि विनीत को जोर से हंसी आ गई। अगली सुबह जब विनीत फ्रेश होकर निकला तो एकदम क्लीन शेव, बाल करीने से सेट। विधि ने उसे देखा तो आंखें बड़ी करके देखा और मुस्कुरा दी। विनीत ने पूछा, अब जंगली लग रहा हूँ या मॉडल? जब बच्चों का चेकअप करोगे तब देख लेना पास आ रहे हैं या नहीं। बच्चों का बाद में सोचेंगे, पहले ये बताओ कोई बड़ा पास आएगा या नहीं। वो राम सिंह काका और सरपंच जी, जो वो 90 साल के दादाजी हैं ना, उन पर ट्राई कर लेना, विधि ने भोले बनते हुए कहा। और बीवी, वो भाग जाएगी या रहेगी? अगर आप जल्दी से नाश्ते की टेबल पर ना आए तो बीवी पक्का भाग जाएगी। कहते हुए विधि ने मुंह बनाया और हंसते हुए भाग गई। विनीत मुस्कुराते हुए पीछे पीछे चला। एक सुबह विवेक का फ़ोन आया कि वह 2 दिन बाद आ रहे हैं। विनीत और विधि बहुत खुश हो गए। विनीत ने कहा, चलिए शाम को पास के शहर चलते हैं, एक नया पलंग और कुछ ज़रूरत का सामान ले आएंगे। अगले दिन विधि ने विवेक के लिए बहुत प्यार से कमरा सजाया। कुछ भी बहुत महंगा नहीं था लेकिन बहुत सुरुचिपूर्ण था। विनीत कमरा देख के बहुत खुश हुए। उसने विधि से कहा, विधि आपने इस मकान को घर बना दिया है। थैंक यू। उसकी आवाज़ में बहुत सच्चाई थी जो कि विधि के दिल को छू गई। डॉक्टर साहब, अब अगली बार आपने थैंक यू कहा ना तो हमारी दोस्ती ख़त्म। हमारे देश में गाँव की कमी नहीं है, मैं कहीं और जाके प्रैक्टिस कर लूँगी। विधि ने हंसकर माहौल को हल्का करते हुए कहा, ओके डॉक्टर विधि, मैं दोबारा गलती नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ बहुत से मरीजों को आपकी सख्त ज़रूरत है। विनीत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर मन ही मन बोला, और शायद किसी डॉक्टर को भी। विवेक उनके पास आकर बहुत खुश हुए। विनीत तो प्यारा था ही, लेकिन विधि को भी सच में बेटी की तरह ही प्यार करते थे। आते ही विधि पापा बोल के उनके गले से लग गई। कैसी है मेरी बच्ची, ठीक तो है ना? यह तुझे परेशान तो नहीं करता है? मैं ठीक हूँ पापा। यह डॉक्टर साहब थोड़े खड़ूस ज़रूर हैं, लेकिन इतना भी परेशान नहीं करते, विधि ने अपने शरारती अंदाज में जवाब दिया। क्या मैं खड़ूस? और पापा, आप शायद भूल गए हैं कि आपका बेटा मैं हूँ और आप इसे गले लगा रहे हैं और मैं बेचारा बस सामान उठा रहा हूँ। विनीत ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, तुम दोनों ही मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारे हो। विवेक ने विनीत को गले से लगा लिया। विनीत विवेक का सामान ऊपर उनके कमरे में ले गया और विधि चाय बनाने लगी। विनीत ने कुछ हिचकते हुए कहा, पापा आपको इस छोटे से कमरे में असुविधा तो नहीं होगी? विवेक ने कहा, बेटा तुम शायद भूल गए हो कि मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी इससे भी छोटे कमरे में काटी है। शहर तो मैं सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए गया था, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी यहीं बसती है। आज शाम मैं दोबारा उसी जगह जाना चाहता हूँ और तुमसे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है। बेटा अगर तुम्हारी माँ होती तो शायद हमें शहर में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तुम्हें याद होगा ना बेटा, उस छोटे से घर में हम तीनों कितने खुश थे। बेटा ये मेरी जन्मभूमि है,
यहाँ मेरी बचपन की यादों के साथ साथ तुम्हारे बचपन की यादें भी तो हैं और साथ में वो दुखदाई पल भी हैं। विवेक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। आखिर मैं इसे कैसे भुला सकता हूँ। वैसे भी बेटा, इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, उसे अपनी ज़मीन हकीकत कभी नहीं भूलनी चाहिए। वैसे जब बच्चों को थोड़े से ज़्यादा पैसे या ऐशो आराम मिल जाता है तो वह इस तरह छोटे और अभाव की जगह रह नहीं सकते। पर मुझे गर्व है कि मेरे बेटे में वो अहम नहीं है। एक बार को मैं बहक गया था, पर मेरे बेटे ने मुझे आईना दिखाया। विवेक ने मुस्कुराकर कहा। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मम्मी से वादा किया था, वही पूरा कर रहा हूँ और मुझे यहाँ लोगों की सेवा करके सुकून मिलता है। शाम को जब वो उनके गांव पहुँचे तो अपने पुराने घर के सामने जाकर दोनों पिता पुत्र भावुक हो उठे। उन्हें देखकर विधि की आंखें भी नम हो उठीं। थोड़ी देर बाद खुद को संभाल कर विवेक बोले, विनीत, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हारे लिए एक नर्सिंग होम बनाने की परिकल्पना की थी। मैं आज भी वही करना चाहता हूँ। मैंने यह जगह और इसके आसपास की ज़मीन खरीद ली है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ वैसा ही हॉस्पिटल बने जैसा हमेशा से तुम चाहते हो। मैं एक ट्रस्ट भी शुरू कर रहा हूँ जो इसका पूरा खर्चा उठाएगी। पापा, क्या सच में? मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ। विधि, सुना आपने पापा क्या कह रहे हैं? हाँ सच में पापा, यह तो जैसे आपने हमारा सपना साकार कर दिया। मुझे यह बहुत पहले ही करना चाहिए था। सच कहूँ तो जब से मैंने यह निश्चय किया है, एक अलग ही शांति का अनुभव कर रहा हूँ। कभी कभी बच्चे भी माँ बाप को सही राह दिखा देते हैं। विनीत आगे बढ़कर अपने पिता के गले लग गया। विवेक ने आगे कहा कि हम इसी सप्ताह कोई अच्छा मुहूर्त देखकर भूमि पूजन कर लेते हैं और काम शुरू कर देते हैं। इसे बनने में करीब 8-10 महीने तो लग जाएंगे। इस बीच एक और छोटा सा तोहफा है तुम दोनों के लिए। इसे अपनी शादी का तोहफा समझो। विधि और विनीत ने एक दूसरे की ओर देखा और वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि विवेक को उनके रिश्ते की असलियत ना पता चले। मैंने एक मोबाइल क्लिनिक लिया है तुम दोनों के लिए। इसके साथ तुम लोग कुछ सुविधाएं आसपास के गांव तक पहुंचा सकते हो। मैंने एक ड्राइवर की भी व्यवस्था कर दी है जो यहीं पास के गांव का रहने वाला है। घर चलकर तुम दोनों देख लो उसमें और कुछ चाहिए या नहीं। थैंक यू सो मच पापा, आपने तो जैसे मेरी मनचाही मुराद पूरी कर दी। 4 दिन बाद भूमि पूजन का मुहूर्त निकला। विवेक और विनीत तैयार हो गए थे। दोनों नर्सिंग होम का प्लान साथ में देख रहे थे और विधि का इंतजार कर रहे थे। चलिए, मैं तैयार हूँ। विनीत ने विधि की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। रोज विधि सलवार कुर्ता पहनती थी और एक चोटी करती थी। आज उसने लाल बॉर्डर वाली पीले रंग की साड़ी पहनी थी। बाल खुले रखे थे, कानों में छोटे छोटे झुमके, गले में एक पतली सी चैन, आँखों में काजल, माथे पे छोटी सी बिंदी। बहुत सुंदर लग रही थी। विनीत का दिल पता नहीं क्यों जोरों से धड़कने लगा। क्या हुआ, चलें? हड़बड़ाते हुए विनीत ने कहा। जी चलिए। पूजा के वक्त बार बार विनीत की निगाहें विधि पर जाकर रुक जा रही थीं। उसकी हमेशा से आकर्षक आंखें आज काजल लगा के और भी प्यारी लग रही थीं। शाम को घर पहुंचकर विवेक जी थोड़ा आराम करने चले गए। विनीत जब कमरे में पहुंचा तो विधि आईने के सामने अपने जेवर उतार रही थी। विनीत उसके पीछे गया और झुककर उसके कान में धीरे से बोला, आपकी आंखों में काजल बहुत अच्छा लगता है, रोज़ लगाया कीजिए। कहकर वो बाथरूम में घुस गया। विधि ने आईने में देखा और उसके चेहरे पर एक शर्मीली सी आभा फैल गई। अगले दिन विवेक वापस जा रहे थे। सुबह वो विनीत के साथ चौक पर गए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम और विधि साथ काम कर रहे हो, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं कुछ कमी है। विनीत ने चुपचाप आंखें झुका लीं, कुछ नहीं बोला। बेटा, मैं जानता हूँ तुम शादी के खिलाफ थे और मैंने यह शादी ज़बरदस्ती तुमसे करवाई, लेकिन बेटा मेरी एक बात याद रखना। तुम्हें शायद आज यह समझ नहीं आए, लेकिन एक हमसफ़र के बिना ज़िंदगी क्या होती है यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। उनकी आवाज़ में का दर्द विनीत महसूस कर पा रहा था। बेटा, अभी तो तुम अपने कामों में बिज़ी हो, लेकिन एक उम्र के बाद तुम अपने आप को अकेले महसूस ना करो, इसलिए मैंने ये सब किया। और बेटा, जो भी तुम्हें करना चाहते हो, तुम्हारी पत्नी उसमें हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। पत्नियां कभी बाधा नहीं बनती बेटा। जी पापा, मैं हमेशा आपकी बात याद रखूँगा। विवेक के जाने के बाद विनीत
बहुत देर तक अपने पापा और विधि के बारे में सोचता रहा। उसने कभी लड़कियों की तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था, उसे तो शादी कभी करनी ही नहीं थी। लेकिन फिर विधि को देखकर उसके दिल में यह अजीब प्यारा सा एहसास क्यों जागता है? और विधि, वह उसके बारे में क्या चाहती है? उसने तो यह शर्त शादी सिर्फ इसलिए की है जिससे कि वो अपने लक्ष्य पर काम कर सके। वो तो उसे सिर्फ अपना दोस्त और सहकर्मी ही मानती है। नहीं, वो उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकता। विनीत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ तो अजीब एहसास था जो उसे विधि की ओर आकर्षित कर रहा था, और खुद का और साथ ही विधि का लक्ष्य उसे रोक रहा था। एक शाम अचानक सावन, जिसका यह घर था, आ पहुंचा। उसके साथ उसकी पत्नी निशा भी थी। निशा कॉलेज में विनीत और सावन की जूनियर थी। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और फिर घरवालों की रजामंदी से शादी की। विनीत दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे सावन और निशा, तुम दोनों यहाँ कैसे? अरे हम कुछ दिनों के लिए जम्मू घूमने जा रहे थे तो सोचा तुम लोगों से मिलते चलें। अंकल ने बताया कि तेरी शादी हो गई है, तूने मुझे बताया भी नहीं। क्या मैं इतना गैर हो गया? सावन ने नाराज़गी जताते हुए कहा। कैसी बात कर रहा है यार, लेकिन यकीन मान सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि जाने दे, बाद में बताता हूँ। तुम दोनों अंदर चलो। हाँ हाँ भाई, भाभी जी से भी तो मिलना है। पता तो चले कौन है जिन्होंने हमारे विश्वामित्र की तपस्या भंग की, सावन ने कहा, और साथ ही विनीत ने एक मुक्का उसकी पीठ पर जड़ दिया। सब हंसते हंसते अंदर पहुंचे। लोगों की आवाज़ सुनकर विधि रसोई से बाहर निकली तो उसे देखते ही सावन और निशा एक साथ बोले, विधि तुम? विनीत ने आश्चर्य से पूछा, तुम लोग जानते हो इन्हें? सावन ने कहा, जानते हो मतलब? अरे बाबा, अब अपने ही कॉलेज की जूनियर है तो जाहिर सी बात है कि जानेंगे ही, और निशा और विधि तो एक ही बैच से हैं। अब चौंकने की बारी विनीत की थी। उसने प्रश्नवाचक आंखों से विधि की ओर देखा। विधि ने बस एक निगाह विनीत पर डाली और फिर सावन और निशा की आवभगत में लग गई। बातों बातों में सावन ने कहा, यार तुम दोनों हमारे साथ जम्मू क्यों नहीं चलते? तुम लोग तो शादी के बाद कहीं गए भी नहीं हो शायद। अरे फिर यहाँ का काम कौन देखेगा? यार तुम्हें सारी ज़िंदगी यहाँ रहना है, कभी कभी तो डॉक्टर भी छुट्टी डिज़र्व करते हैं यार। कुछ दिनों की तो बात है। विधि, अब तुम ही समझाओ इसे, वरना इस बोरिंग इंसान का तो बस चले तो 100 साल भी एक कमरे में किताबों के साथ बंद रह सकता है। सावन की इस बात पर सभी हंस दिए। विनीत ने विधि की ओर देखा तो उसकी आंखों में मौन स्वीकृति देखकर कहा, चलो फिर चलते हैं, पैकिंग करनी पड़ेगी, और मैं कुछ लोगों को बता भी देता हूँ कि मैं अगले 3 दिन तक यहाँ नहीं हूँ। सावन ने कहा, तब तक मैं होटल में एक और कमरा बुक कर लेता हूँ। अगले कुछ घंटे तैयारी और हंसी ठहाकों में निकल गए। रात को दोनों सहेलियां एक कमरे में सो गईं और विनीत और सावन देर रात तक पुराने दिनों की बातें करते रहे। अगली सुबह चारों सावन की गाड़ी में जम्मू के लिए निकले। बीच में दिल्ली में थोड़ी देर रुककर फिर आगे बढ़ चले। खूबसूरत दृश्य और दोस्तों का साथ, चारों एक ताजगी का अनुभव करवा रहे थे। बातों ही बातों में रास्ता कब कट गया पता ही नहीं चला। करीब 1 बजे वो जम्मू पहुँचे। होटल में सामान रखकर सबसे पहले वो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए। घूमने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती थी? जो जम्मू आए और माता के दर्शन ना करे, ये कैसे हो सकता है? इधर उधर घूमकर खाना खाकर दोनों दंपति अपने अपने कमरों में पहुंच गए। कमरा खूबसूरत था, लेकिन बेड एक ही था, कोई सोफ़ा भी नहीं था। दोनों चुपचाप कपड़े बदलकर बेड के 2 सिरों पर लेट गए। विनीत ने बातचीत शुरू करते हुए कहा, अच्छा लग रहा है आके, है ना? हाँ, रोज़मर्रा की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से एक ब्रेक अच्छा लग रहा है। एक बात पूछें कि मैंने आपको क्यों नहीं बताया कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मेरे ही कॉलेज से हैं? अब ये मत कहना कि मैंने पूछा नहीं। विधि खिलखिला के हंस पड़ी। सच कहूँ तो वजह यही है। यार तुम भी ना, मेरा मतलब है कि आप भी ना। तुम ज़्यादा अच्छा है। तुम कहिएगा, एक शर्त पर कि आप भी मुझे तुम कहेंगे। चलिए, मतलब चलो, यह भी मंजूर है। तो अब वापस मुद्दे पर आते हैं। मुझे एक बार में बता दो कि मुझे क्या क्या पूछताछ करनी है। मुझे सीधी सीधी बात ही समझ आती है यार, मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूँ। ठीक है, जो चाहे पूछ लो, बिल्कुल सीधे सीधे जवाब दूंगी। सच कहूँ, मुझे लगता नहीं कि मैं तुमसे मिला हूँ, पर
क्या तुम मुझे जानती थी? मेडिकल एंट्रेंस में ऑल इंडिया टॉपर और कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट को तो सारे ही जानते थे, खासकर लड़कियां, विधि ने शरारत से कहा। हम कभी मिलते तो मुझे ज़रूर याद रहता। तुम जितनी लड़कियों से मिलते हो वो सारी याद रहती हैं क्या? विधि ने आंखें घुमाते हुए कहा। विनीत झेंपते हुए बोला, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं तो शायद ही बात करता था। हाँ, निशा को ज़रूर जानता था, सावन की वजह से। फिर मैं भला क्यों याद रहूँगी? क्योंकि इतनी खूबसूरत आँखों को भूलना थोड़ा मुश्किल है, विनीत ने धीरे से कहा। विधि ने अपना निचला होंठ दबाते हुए कहा, इतने भी सीधे साधे इंसान नहीं हो। विनीत मुस्कुरा दिया। विधि ने कहा, काफ़ी रात हो गई है, सो जाते हैं। अरे लेकिन मेरे सवाल अभी ख़त्म नहीं हुए। फिर तुम कहोगे कि मैंने पूछा क्यों नहीं। बाकी कल। गुड नाइट। गुड नाइट। दोनों सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन नींद दोनों की आंखों से गायब थी। मन ही मन कोई मीठी सी धुन गुनगुनाते हुए कब नींद के आगोश में चले गए, पता ही नहीं चला। सुबह विनीत की नींद बहुत जल्दी ही खुल गई। सबसे पहले उसकी नज़र विधि पर पड़ी। कितनी प्यारी और मासूम लग रही है। एक लंबी सांस लेके वो बिस्तर से उठा और धीरे से दरवाज़ा खोल के बालकनी में आ गया। सामने देखा तो बर्फ़ से ढकी पर्वत श्रृंखला नज़र आ रही थी। मन भर आया यह खूबसूरत नज़ारा देख के। विधि भी उठ गई थी और बाहर आई। विनीत ने मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग, कितना खूबसूरत मौसम है ना, वॉक पर चलोगी? हाँ चलो, मैं एक शॉल ले लूँ, तुम भी एक जैकेट पहन लो, बाहर ठंड है। बहुत ही प्यारा मौसम था। होटल एक ऑर्चर्ड के अंदर था। कोहरे की चादर ओढ़े पेड़, ठंडी ताज़ी हवा, बर्फ़ से ढके पर्वत सुकून दे रहे थे। चलते चलते विनीत ने कहा, तुमने मेरी कल की बात का जवाब नहीं दिया। आप अभी तक वहीं अटके हुए हैं? विधि ने आंखें नचाते हुए कहा। हाँ, जानती थी आपको, कॉलेज में बहुत बार देखा था। कुछ सेमिनार भी अटेंड किए थे जिसमें आपने पेपर्स प्रेजेंट किए थे। कहीं किसी फंक्शन में आपने अपनी इच्छा भी बताई थी कि आप क्या करना चाहते हैं। उस दिन लगा कि एक बार आपसे बात करने का मौका मिले तो अच्छा होगा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं यह बिल्कुल नहीं जानती थी कि आपके पापा का आपका रिश्ता क्या है। एक बार पापा मुझसे पूछ रहे थे कि इस कॉलेज से तो लोग बड़े हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं या फिर विदेश चले जाते हैं। तब अनजाने में ही मैंने उनसे कहा था कि हमारे एक सीनियर हैं डॉक्टर विनीत, वो भी किसी गांव में प्रैक्टिस कर रहे हैं। पापा तब सुन के मुस्कुरा दिए थे। एक खुली जगह बेंच पर बैठते हुए विधि ने कहा। जेब में हाथ डालकर एक पेड़ के सहारे खड़े होते हुए विनीत ने कहा, लगता है पापा तभी से कुछ खिचड़ी पकाने लग गए थे। तो जब तुम्हें पता चला कि तुम्हारी शादी इस नाचीज़ से होने वाली है तो तुम्हें कैसा लगा? पापा ने उस दिन मुझे उनके घर पर बुलाया था। ड्राइंग रूम में आपकी एक बड़ी सी तस्वीर थी। पापा ने मुझसे पूछा, इन्हें जानती हो? मैंने कहा, हाँ, ये तो डॉक्टर विनीत हैं। तब उन्होंने कहा कि ये मेरा बेटा है। मुन्ना थोड़ा पागल है तुम्हारी तरह, लेकिन उसके जैसे दिल के सच्चे लोग बहुत कम होते हैं। अगर तुम्हारे घर में कोई बड़ा होता तो मैं उससे इजाज़त लेता, पर अभी तुम मेरे बेटी हो, मेरे बेटे से शादी करोगी। और इससे पहले कि तुम जवाब दो, मैं बता दूं कि वो शादी नहीं करना चाहता और वो इस शादी के लिए आसानी से तैयार भी नहीं होगा। फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। विधि ने अपने खास अंदाज में कहा। मैंने सोचा यहाँ हमारे गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर साहब के लिए लड़कियाँ पागल होती थीं, मुझे फ्री में मिल रहे हैं, शक्ल भी ठीक ठाक है, तो चलो भाई शादी करके देख लेते हैं। तो हाँ कर दी। और सच कहूँ तो पापा ने जो लालच बेटी बनाने का दिया था, इसकी वजह से मैं इनकार नहीं कर सकी। चलो, अगर आपके सवाल पूरे हो गए हों तो वापस चलें। विधि ने जाने के लिए कदम बढ़ाया, पर विनीत ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया। विधि, तुमने तो सब कुछ जानने के बाद भी इस शादी के लिए हाँ करी, लेकिन मैंने जो किया वो बहुत गलत था। तुम्हें या किसी भी लड़की को शादी करके और बिना किसी गलती के इस तरह पीछे छोड़ आना गलती ही नहीं, कायरता है। मैंने इस गलती के लिए तुमसे अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। क्या मेरी इस गलती के लिए तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? विनीत, मैंने कभी तुम्हें दोषी माना ही नहीं। मैंने जो भी फैसला किया वो मेरा था। मुझे किसी ने भी मजबूर नहीं किया था, और फिर तरीका भी गलत था। कोई भी इसी तरह रिएक्ट करता। फिर भी गलत था। मेरी नाराज़गी पापा से थी, लेकिन किसी भी लड़की का, और वो भी अपनी पत्नी का, यूं अपमान और तिरस्कार गलत था। मुझे माफ़ कर दो अगर हो सके तो।
विनीत, अगर तुम्हें लगता है कि तुम गलत थे और तुम्हें इस बात का पश्चाताप है तो तुम्हें और किसी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रुककर विधि बोली, इससे पता चलता है कि मेरा फैसला गलत नहीं था। अब चलें? चलो। विधि का हाथ अपने हाथ में लेके विनीत वापस होटल की ओर कदम बढ़ा दिए। अगले 2 दिन देखते ही देखते बीत गए। अमरनाथ गुफा, फिर अमर संग्रहालय, अखनूर के नज़ारे देखते हुए, मांडा जू में प्रकृति के आनंद लेते हुए, पटनी टॉप में स्नोफॉल और स्लाइडिंग का मज़ा लेते हुए समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। विधि यहाँ विनीत का एक नया ही रूप देख रही थी। हंसता मुस्कुराता, सावन और निशा की छेड़खानी करता, कभी विधि की प्लेट में से जम्मू के प्रसिद्ध मोदक पुलाव गायब करता और बात बात पर कह कहे लगाता विनीत विधि को पहले से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। स्वभाव से धीर गंभीर, किताबों और अपने काम में डूबे रहने वाला विनीत के व्यक्तित्व का यह पहलू विधि के लिए एकदम नया था। भले ही उसने हमेशा विनीत को यह दिखाया हो कि उसने शादी यूं ही कर ली थी और इस रिश्ते को दोस्ती और सहकर्मी का नाम दिया हो, पर सच तो यह था कि विनीत की ओर एक आकर्षण उसे हमेशा से था। शादी के बाद जब वह जयपुर में विवेक के पास थी, तब उसके बचपन में किस्सों में, पुरानी एल्बम में, उसकी किताबों में, गाने की सीडी में वो विनीत को ही ढूंढने की कोशिश करती थी। पिछले कुछ महीनों में उसने विनीत को जितना जाना, उसके बाद उसके लिए एक अपनापन और सम्मान दोनों का ही एहसास होने लगा था। और अब यह एक नया रूप, विनीत का विधि से माफ़ी मांगना, यह सब मानो एक नए गीत की धुन लिख रहे थे। 2 दिन बाद जब वो वापस पहुँचे, उनके रिश्ते में मानो एक नई ताजगी आ गई थी। औपचारिकता का पर्दा हट गया था, लेकिन एक दूरी अभी भी बनी हुई थी। काम ने दोनों को फिर से व्यस्त कर दिया। नर्सिंग होम का काम भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। विवेक हर 3-4 हफ्तों में उनके पास आ जाते थे। नर्सिंग होम के साथ ही एक छोटा सा घर भी तैयार हो रहा था उन दोनों के लिए। इस बार जब विवेक आए तो उन्होंने विधि से कहा, बेटा, तुम जिस तरह से घर को सजाना चाहती हो, उसके लिए अगर सामान तुम खुद पसंद करती हो तो अच्छा होता। अगर तुम कुछ दिनों के लिए जयपुर चलो तो सब सामान आराम से ले सकती हो। विधि ने विनीत की ओर देखा। विनीत ने कहा, पापा ठीक कह रहे हैं, तुम अपनी ज़रूरत और पसंद के हिसाब से सब ले लो। साथ ही जो नर्सिंग एजेंसी बाकी स्टाफ की व्यवस्था करेगी, उनसे भी बात कर लेना। हो सके तो कुछ लोगों का इंटरव्यू भी ले लेना। विधि ने कहा, पापा, तो फिर आपके ही साथ चल लेती हूँ कल। अगले दिन विधि काकी को सारी हिदायतें देके विवेक के साथ चली गई। उसके जाने के बाद विनीत को मानो सब कुछ खाली खाली लगने लगा। उसे बाइक की पिछली सीट खाली लगती, उसे सुबह की चाय बहुत अकेली लगती। वो कभी विधि के स्टेथोस्कोप से खेलता, कभी उसके कपड़ों को छूकर देखता, मानो उनमें विधि को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। विधि से रोज ही फ़ोन पर बात होती थी, लेकिन वो तो उन बोलती हुई आँखों को ढूंढ रहा था। उनके बिना सब कुछ खामोश सा था। 5 दिन हो गए थे विधि को गए। विनीत को ऐसा लगने लगा था मानो बरसों हो गए हों। उस शाम एक मरीज की प्रिस्क्रिप्शन लिखते हुए उसका ध्यान तारीख पर गया तो वो चौंक उठा। कुछ ही पलों में उसने एक निर्णय लिया। 4 घंटे बाद अपने छोटे से बैकपैक के साथ वो जयपुर की बस में था। सुबह सुबह वह सिंधी कंप उतरा और एक ऑटो लेकर घर पहुंचा। पूरे 1 साल पहले वो इस घर को छोड़कर गया था। उसके बाद से वो यहाँ आया ही नहीं। अपने पिता के साथ सारी बातें सुलझने के बाद वो ही उसके पास आते रहे। घर के अंदर कदम रखते हुए उसने सोचा, कितना कुछ बदल गया है उसके जीवन में इस 1 साल में। अंदर आते ही सबसे पहले विवेक को देखा। वो सुबह की वॉक के लिए तैयार हो रहे थे। विनीत को देखते ही एक आश्चर्य और प्रसन्नता भरी मुस्कान उनके चेहरे पर खिल गई। अरे विनीत, तुम, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं बस वॉक के लिए निकल रहा था। चलो, तुम आ गए हो तो चाय साथ में पीते हैं। नहीं नहीं, आप वॉक करके आ जाइए, फिर हम आराम से बातें करेंगे। मैं तब तक सबसे मिल लेता हूँ। विवेक हंसते हुए बोले, ठीक है, मैं 1 घंटे में आता हूँ। और सुनो, तुम्हें जिन सबसे मिलना है ना, वो सब तुम्हारे ऊपर कमरे में हैं। पापा, आप भी। विनीत झेंपता हुआ फिर अपने कमरे की ओर भागा और विवेक हंसते हुए बाहर निकल गए। विनीत धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। विधि अभी अभी नहा के निकली थी। गुलाबी साड़ी में लिपटी खिड़की से बाहर देखती हुई अपने गीले बालों को सुलझाती हुई कुछ गुनगुना रही थी।
दरवाजे की आहट से विधि ने पीछे मुड़कर देखा और इस अप्रत्याशित आगंतुक को देखकर उसके कदम अपने आप विनीत की ओर भाग चले। एक कदम की दूरी पर खुद को रोकते हुए उसने कहा, तुम अचानक? कल जब बात हुई तो तुमने बताया नहीं, तुमने पूछा नहीं। जी हाँ, मेरा ही दाव मुझ पर ही। इतनी सुबह पहुँचे हो, मतलब रात में चले होगे। कुछ खाया था? रुको, मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ, कहकर विधि जाने लगी। विनीत ने पीछे से हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींच लिया। विधि की सांसें तेज होने लगीं। उसे पीछे से अपनी बाहों में घेर कर विनीत ने झुककर उसके कान में कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हें याद था? भूल कैसे सकता हूँ। इस दिन मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया था, जिसने मेरा सोचने का नज़रिया ही बदल दिया, जिसने मेरी रूखी बंजर ज़िंदगी में कोमलता की बारिश कर दी, जिसने मुझे एक दोस्त दिया। लेकिन विधि, मुझे एक दोस्त और एक सहकर्मी नहीं, बल्कि एक हमसफ़र चाहिए। विधि को धीरे से अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखकर विनीत ने पूछा, बोलो, बनोगी मेरी जीवन संगिनी? अपनी आंखों में खुशी की खुशबूदार नमी लिए और होठों पे प्यार की मुस्कान लिए विधि ने कहा, हाँ, मैं तो हूँ ही तुम्हारी हमसफ़र, हमराही, जीवन साथी, जीवन संगिनी। और वो विनीत की बाहों में समा गई।